पान सिंह तोमर चंबल के बिहड़ों का एक ऐसा डकैत जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े डकैत और पुलिस वाले थर थर कांपने लगते थे। उस समय के डकैतों में से एक फूलन देवी और डाकू मालखान सिंह जैसे लोग घाटी का शेर कहकर पुकारा करते थे, जिसने अपनी मां की बदला लेने के लिए लाशों की ढेर लगा दी। जो अक्सर कहा करता था, हम डकैत नहीं हैं, बागी हैं साहब, और जिसे मरते वक्त एक बूंद पानी पीने तक को भी नहीं दिया गया। पर शुरू से ऐसा नहीं था। पान सिंह तोमर वो तो एक सच्चा देशभक्त था, जो अपने आप से ज़्यादा अपने देश से प्यार करता था, जिसने सेना में 30 सालों तक रहते हुए देश को कई मेडल भी जीता है। फिर क्यों यह जाबाज सिपाही बना बिहड़ों का डकैत है, और कैसी रही बागी से बिहार तक का सफ़र, जानेंगे आज के दिलचस्प कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं घाटी के शेर की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के भिदौसा गांव से, जहां 1 जनवरी 1932 को पान सिंह तोमर का जन्म हुआ था। मगर पान सिंह तोमर के जन्म के साथ साथ इसी गांव में एक जमींदार के घर एक और बच्चा जन्म ले रहा था, जिसका नाम बाबू सिंह तोमर था। और आगे चलकर इन दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी होती है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मनी कहा जाता है, जिसके बाद पूरी चंबल की घाटी खूनों से लाल हो जाती है। पान सिंह तोमर शुरू से ही एक फौलादी बच्चा था, जो अभी 4 साल का छोटा बच्चा ही था। तभी एक दिन गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल वे देखते हैं कि पान सिंह तोमर अभी जो छोटा बच्चा ही था, इतना तेज दौड़ रहा था कि जिसके बारे में वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। और वे पान सिंह के इतना तेज दौड़ने के पीछे के कारण भी नहीं समझ पा रहे थे। मगर पान सिंह तो पान सिंह था, वह वो काम कर सकता था जिसे कोई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय आ जाता है 1949। सन 1949 में पान सिंह तोमर 17 साल की उम्र में भारतीय सेना के राजपूताना राइफल में शामिल हो जाता है, जहां भारतीय सेना में पान सिंह तोमर का काम बहुत ही लाजवाब रहता है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने यह तय कर दिया था कि पान सिंह तुम्हें इससे भी कुछ बड़ा करना है, और जो किस्मत में लिखा था वो होना ही था। तभी एक सीनियर अधिकारी पान सिंह को कैंपस का चक्कर लगाने के लिए आदेश देते हैं। आदेश को मिलते ही पान सिंह कैंपस में दम लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। तभी एक दूसरे सीनियर अधिकारी का नजर पान सिंह पर पड़ती है। सीनियर अधिकारी पान सिंह के दौड़ की रफ्तार देखकर हैरान रह जाता है, और वह अधिकारी सोचने लगता है कि अगर यह लड़का देश के लिए दौड़ेगा तो जरूर एक दिन हमारे देश का नाम रोशन करेगा। फिर क्या था, पान सिंह की किस्मत यहीं से बदल जाती है, और यहीं से पान सिंह का सफर खेल के मैदानों में शुरू होता है, जहाँ कोई भी उसके टक्कर का नहीं था। और पान सिंह लगातार देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिताता जा रहा था, जिसमें से 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं। और यही नहीं, सन 1952 में पान सिंह तोमर जापान टोक्यो एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मगर इसके आगे जो कहानी शुरू होती है, उसमें खून की नदियाँ बह जाती है। सन 1979 में पान सिंह प्री रिटायरमेंट लेकर अपने गांव भिदौसा आ जाता है, और यहीं से शुरू होती है पान सिंह तोमर से डकैत पान सिंह तोमर बनने की कहानी। इसके बाद वो होता है जिसके बारे में खुद पान सिंह ने भी कभी नहीं सोचा था। जब पान सिंह अपने गांव आता है तो उसे मालूम चलता है कि उसका सारा जमीन उसी जमींदार बाबू सिंह के कब्जे में है, जिसका जन्म उसी के साथ हुआ था। दरअसल पान सिंह के चाचा ने कभी पैसे के कमी होने के कारण परिवार का सारा जमीन जमींदार बाबू सिंह और उसके भाई जंडेल सिंह के पास गिरवी रख दिया था। पान सिंह अपना जमीन वापस पाना चाहता था, इसलिए जमीन छोड़वाने के लिए वो पैसे लेकर बाबू सिंह और जंडेल सिंह के पास जाता है, जहां उसे कुछ और ही देखने को मिलता है।
दरअसल बाबूसी पैसा लेने और जमीन लौटाने से साफ मना कर देता है, जिससे पानसी को समझ में आ जाता है कि जमींदार के मन में जमीन को लेकर लालच समा गई है। उसका जमीन वापस देना नहीं चाहता है, इसलिए पानसी अपना जमीन वापस पाने के लिए गांव में एक पंचायत बुलाता है, जहां पंचायत पानसी को पैसा लौटाने और बाबूसी को जमीन छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन बाबूसी गांव का दबंग और जमींदार व्यक्ति था, इसलिए पंचायत का फैसला मानने से वह इनकार कर देता है। दूसरी तरफ पानसी पैसे के मामले में बाबूसी से बहुत कमजोर था, इसलिए बाबूसी से लड़ने के बजाय वह थाने जाने का फैसला करता है, जहां उसके साथ खूब बेइज्जती की जाती है। जैसे ही पानसी थाने में घुसता है तो वह देखता है कि थानेदार कुर्सी पर बैठा है, जिसके बाद वह थानेदार के पास जाकर वह सबसे पहले थानेदार को सेना में मिले मेडल को दिखाता है और उससे अपनी जमीन वापस दिलाने के लिए गुहार लगाता है। लेकिन थानेदार पहले तो पानसी पर खूब हंसता है, फिर उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए थाने के बाहर जमीन पर धक्का देकर गिरा देता है। जब पानसी के साथ ऐसा हो रहा था तो वह जमीन पर लेटे लेटे सोच रहा था कि क्या इस देश में देशभक्तों का कीमत यही है। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसका कलेजा रो पड़ता है, पर वह अभी भी हार नहीं मानता है। अब पानसी तोमर अपनी जमीन वापस पाने के लिए आखिरी उम्मीद लेकर कलेक्टर के पास जाता है, जहां उसे उम्मीद थी कि कलेक्टर उसकी जमीन वापस जरूर दिलवा देगा। मगर कलेक्टर भी अपना फॉर्मेलिटी निभाकर चला जाता है, जिसके बाद कलेक्टर गांव आकर पानसी को पैसा लौटाने और बाबूसी को जमीन वापस करने को कहता है। लेकिन बाबूसी किसी का सुनने वाला नहीं था। इसके बाद वह पानसी का जमीन लौटाने के बजाय उल्टा पानसी के द्वारा खेतों में रोपे गए फसल में आग लगवा देता है, जिससे पानसी का सारा फसल बर्बाद हो जाता है। इतना कुछ हो जाने से पानसी अब पूरी तरह से टूट चुका था और अब वह एक दिन किसी काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया था। तभी उसी दिन उसके घर में एक खौफनाक घटना घटती है। दरअसल जिस दिन पानसी किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था, ठीक उसी दिन बाबूसी और उसका भाई जमदेल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ पानसी तोमर के घर गोली बंदूक से हमला कर देता है। मगर उन दोनों को घर पर आ जाने से पहले पानसी की मां उन्हें अपनी तरफ आते देख लेती है और अपने बहू और पोते को घर से भाग जाने को कहती है, जिसके बाद बहू और पोते घर के पिछले दरवाजे से होते हुए वहां से भाग जाते हैं। जब बाबू से कुछ साथियों के साथ घर में पहुंचता है तो वहां उसे पानसी के मां के अलावा कोई भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए वह मां को ही डंडे और बंदूक से बुरी तरह से पिटाई कर देता है। वह उन्हें इतना पीटता है कि उनकी हालत मरने वाली हो जाती है। मां को बुरी तरह से पीटने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं और जैसे ही रात को पानसी अपने घर पहुंचता है तो अपनी मां को अर्धमृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ देखता है और ये देखते ही वो अपनी मां को गोद में उठाकर रोने लगता है। तभी अचानक उसकी मां धीरे धीरे टूटी आवाजों में कुछ बोल पड़ती है, जिसे सुनकर पानसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दरअसल उसकी मां पानसी से कहती है, पानसी अगर तू मेरा सच्चा बेटा है तो तू कल सूरज खिलने से पहले मेरी अपमान का बदला जरूर लेगा, नहीं तो कल तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी मां के मुख से ऐसी बातें सुनकर पानसी प्रतिशोध के आग में जल उठता है। इसके बाद पानसी अपने चचेरे भाई और चाचा के साथ मिलकर चल देता है बाबूसी को मारने के लिए। जब पानसी बाबूसी के घर के पास पहुंचता है तो वह देखता है बाबूसी के घर पर बहुत सारे हथियार बंद पहरेदार खड़े हैं, जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर तभी उसे अपनी मां की प्रतिज्ञा याद आती है और वह ठीक उसी दिन जमींदार बाबूसी के घर में घुस जाता है। और जैसे ही पानसी बाबूसी के घर में घुसता है तो बाबूसी जग जाता है और
घर से खेतों के तरफ भागने लगता है। पानसी भी उसका पीछा करते हुए खेतों में पहुंच जाता है और खेतों में ही बाबूसी के सीने में गोली मारकर हत्या कर देता है। और जैसे ही पानसी इधर बाबूसी को गोली मारता है, वैसे ही दूसरी तरफ उसकी माँ कसम को पूरा होते ही दम तोड़ देती है। माँ के मर जाने के बाद पानसी पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन बाबूसी के हत्या के कुछ दिन बाद ही पानसी बाबूसी के भाई जंदेल सिंह और उसके 2 साथियों को भी मार देता है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद मुरैना पुलिस अब पानसी को हर हाल में पकड़ लेना चाहती थी, इसलिए पुलिस पानसी का पीछा करना शुरू कर देती है। जिससे बचने के लिए पानसी जंगल के खतरनाक बीहड़ों में चला जाता है, जहाँ ना तो खाना थे और ना ही पीने का पानी था। बस था तो चारों तरफ जंगल ही जंगल और ऊंचे ऊंचे माटी के टीले। बीहड़ों में जाने के बाद पानसी अपनी 30 लोगों का गैंग बनाता है, जिसमें ज्यादातर उसके परिवार के ही सदस्य थे। बाकी लोग वो लोग थे जो पानसी के तरह ही समाज के द्वारा सताए गए थे। गैंग को बनने के बाद पानसी बड़े बड़े सेठ और लालची जमींदारों को लूटना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोग उससे डरने लगे थे। मगर बिहार में उसके गैंग को खाने पीने के चीजों की बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए कभी कभार पानसी अपनी पूरी गैंग के साथ आसपास के गांव में खाना खाने चला जाता था। लेकिन एक दिन उसके साथ एक बहुत ही बड़ी धोखा हो जाती है। दरअसल इसी तरह एक दिन वह पास ही के गांव में एक व्यक्ति के घर खाना खाने जा रहा था, तो वो व्यक्ति पानसी के आने की सूचना पुलिस को दे देता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस के आने के बाद पुलिस और पानसी के गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है, जिसमें उसका एक चचेरा भाई मारा जाता है। भाई के मारे जाने के बाद पानसी सभी साथियों के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन अब वह उस व्यक्ति को मारने का कसम खा चुका था और अगले कुछ दिनों के बाद वह उस व्यक्ति के घर हमला बोल देता है और उसके परिवार के 6 सदस्यों को जान से मार देता है। मगर जैसे ही एक ही परिवार के 6 सदस्यों को मारे जाने की खबर मध्य प्रदेश में फैलती हो तो सड़कों पर शोक की लहर दौड़ जाती है। तब उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह इस घटना की निंदा करते हुए एक कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन सिंह प्रतिज्ञा लेते हुए कहते हैं कि जब तक पानसी नहीं मारा जाता तब तक इस वर्ष मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, और वह इस वर्ष दिवाली भी नहीं मनाते हैं। इसके बाद पानसी को मारने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की जाती है, जिसके लिए एक बहुत ही बड़ी बटालियन बनाया जाता है। इस बटालियन में बीएसएफ के 10 कंपनियां और एसटीएफ के 15 कंपनियों के साथ साथ लोकल पुलिस भी होती है। और अब एमपी पुलिस इतनी बड़ी फोर्स के साथ एक शेर का शिकार करने वाली थी, लेकिन पानसी का शिकार करना इतना आसान नहीं था। पुलिस इतनी बड़ी फौज के बाद भी पानसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। किसी में भी इतना हिम्मत नहीं था कि वह चंबल के घाटी में घुसकर पानसी को सीधे ललकार सके। इसलिए पुलिस अब एक बहुत ही बड़ी चाल चलती है। दरअसल पुलिस अब पानसी की मुखबिरी करने वालों को नौकरी और पैसा देने के लालच देती है, पर किसी में इतना हिम्मत कहाँ था कि वह पानसी की मुखबिरी कर सके। मगर एक दिन पानसी किसी काम के सिलसिले में पास ही के एक गांव में रहने वाले मुखिया के घर जाता है। वो मुखिया पानसी का बहुत ही विश्वासी और करीबी व्यक्ति था। मगर यही वो समय है जब पानसी को बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती है, और यहाँ तक कि उसे एक बूंद पानी पीने तक को भी नहीं दिया जाता है। पानसी के मुखिया के घर पहुँचने के बाद मुखिया पानसी और उसकी गैंग का बहुत अच्छे से स्वागत करता है और उसके गैंग को खूब शराब पिलाई जाती है। मगर मुखिया ने पहले से ही पानसी के आने की खबर पुलिस को दे दी थी, इसलिए पुलिस पहले से गांव में छिपकर बैठी थी। और जब
पानसी के गैंग पूरे नशे में धुत हो जाती है तो पुलिस पूरे गांव को घेर लेती है और पुलिस पानसी को समर्पण करने के लिए कहती है, मगर पानसी तो पानसी था, वह कहाँ सरेंडर करने वाला था। पानसी सरेंडर करने से साफ मना कर देता है और चल देता है पुलिस से मुठभेड़ करने के लिए। मुठभेड़ में दोनों तरफ से बहुत ज्यादा गोलीबारी होती है, मगर शराब पीने के वजह से पानसी और उसके साथी बिल्कुल होश में नहीं थे, जिससे एक एक करके उसके सारे साथी मारे जा रहे थे। मगर पानसी इस बेहोशी के हालत में भी पुलिस पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा रहा था, जिससे किसी भी पुलिस वाले में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पानसी आर्मी का जवान जो था, लेकिन इसी गोलीबारी के बीच एक गोली पानसी के सीने को चीरती हुई बाहर निकल जाती है, जिससे वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है और उसे गिरते ही पुलिस आकर पानसी को घेर लेती है, जिसके बाद उसे एक दो और गोलियां मार दिया जाता है। पर शेर जिगरा वाला पानसी अभी भी नहीं मरता है और टूटते सांसों के साथ धीरे धीरे बोलता है, यहाँ कोई राजपूत है जो मुझे मरते वक्त पानी पिला सकता है। पानसी के मुंह से यह बात सुनते ही वहाँ मौजूद सिपाहियों में से एक सिपाही त्रिभुवन से पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी समय इंस्पेक्टर चौहान त्रिभुवन सिंह पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, त्रिभुवन, डकैतों की कोई जात नहीं होती, डकैत बस डकैत होते हैं। और यह बात सुनते ही त्रिभुवन सिंह वहीं पर रुक जाता है, मगर पानसी फिर एक बार हिम्मत जुटाकर अपनी टूटी आवाज में लड़खड़ाते हुए बोलता है, हम डकैत नहीं हैं साहब, बागी हैं। डकैत तो देश के संसद में बैठे हैं और अपनी अंतिम सांस तोड़ देता है। वही आज भी पानसी के बेटा शिवराज सिंह तोमर जिंदा हैं, जो झांसी में मामा के घर रहते हैं, और वे अपने पिता के बारे में बताते हैं कि मेरे पिता डकैत नहीं बल्कि बागी थे। वो बागी मजबूरी में बने थे, नहीं तो वो कभी बागी नहीं बनते। वही आप पानसी तोमर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। और अगली वीडियो किसके बारे में सुनना चाहते हैं अभी कमेंट करें और वीडियो का लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।